मार्शल सर, ये फरमाइएगा कि अब थोड़ी सी बात अमेरिका ईरान की भी कर लें। ईरान ने जो 6 लड़ाका हथियारे मार गिराए हैं, तो सर आप अमेरिका के, तो आप क्या कहते हैं, अमेरिका ने अगरचे इससे इनकार किया लेकिन फिर उन्होंने तस्वीर भी जारी कर दी, तो इसको आप अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान समझते हैं? में ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और उसी के बाद, इस नुकसान के बाद अमेरिका ने अपने अटैक में एक पॉज लेकर आए हैं। इमरान साहब, अगर आप ये नोट फरमाएं कि जो फर्स्ट फेज ऑफ वॉर जो था, उसके अंदर जो सक्सेस ऑफ जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स था वो तकरीबन 30 से 40% था। लेकिन ये जो सेकंड फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके अंदर जो सक्सेस रेट है वो जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का है वो बहुत हाई है। और उसकी वजह यह है कि जो इंटरसेप्टर्स हैं जो कि आयरन डोम के की शक्ल में बनाए गए थे इस पूरे इलाके में, हर मुल्क के अंदर, वो अब इंटरसेप्टर्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं या बहुत सिलेक्टिवली इस्तेमाल हो रहे हैं। और जिसकी वजह से जो ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं उनका सक्सेस रेट इंट्रूड करने का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसी वजह से जॉर्डन में, जहां के अमेरिका ने अपनी ज्यादातर जहाजों को रखा हुआ था, क्योंकि गल्फ के अंदर वो बहुत बुरी तरह अटैक हुए थे, तो वो जरा दूर ले गए थे जॉर्डन में। और वहां, लेकिन जॉर्डन का जो अल अजरक बेस है, इसके ऊपर जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल अटैक ईरानियों ने किया। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ नहीं तो एटलीस्ट 500 से 600 मिलियन डॉलर का नुकसान उधर। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये भी खबरें आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जब से ईरान को चीनी मिसाइल मिले हैं तो उससे ईरान की ये कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। क्या वाकई ऐसा है, चीनी मिसाइल जो हैं वही काम दिखा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये दो चीजें गलत पैराए में समझी जा रही हैं। जिन मिसाइल्स की चाइना से आने की आजकल खबरें चल रही हैं, जो कि बोथ चाइना और पाकिस्तान ने जिनको निगेट किया है, वो बेसिकली मैन पैड्स हैं, या आप कहें कि शोल्डर माउंटेड सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल्स इस्तेमाल होते हैं जहाजों को या किसी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को शूट करने के लिए, जिस इलाके को आप डिफेंड कर रहे होते हैं। सो इसका जो है ना, अटैक से कोई ताल्लुक नहीं है। जो एक्चुअली सक्सेस ईरानी मिसाइल्स को मिल रही है वो ये मिल रही है कि एक तो उनकी टारगेटिंग बहुत अच्छी होगी, जिसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं से सैटेलाइट इमेजरी मिल रही है जो कि सेंटीमीटर में टारगेट की पोजीशन को बताती है। यानी कि जनरली जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो 5 डिजिट में मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास, सर सॉरी इमरान साहब, अगर मैं 1 मिनट ले लूं आप। जी 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 सर जी। तो इमरान साहब, अगर आपको 6 डिजिट कोऑर्डिनेट मिलना शुरू हो जाए तो आपकी टारगेटिंग बहुत प्रिसाइज हो जाती है, 1। नंबर 2, इससे पहले जो था ना, ईरान अपने नेविगेशन सिस्टम में, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का था, उसके अंदर जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब हमने ये देखा है कि अब वो जीपीएस सिस्टम को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि एक अमेरिकन सिस्टम है, और वो बेदू और ग्लासनॉस्ट सिस्टम इस्तेमाल करें। देर बाय उनके मिसाइल्स को यानी कि एयर डिफेंस वेपन से तो इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से उनको नहीं रोका जा सकता। सो ये एक तरीके से मेरा ख्याल में कि ईरान जो है उसको चाइना और रूस जो है इस तरह की ये पैसिव सपोर्ट दे रहे हैं। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सेकंड फेज में उनके मिसाइल्स जो है ना वो बहुत एक्यूरेटली हिट कर रहे हैं। सर राइटर और बहुत सारे दूसरे जो वेस्टर्न मीडिया हाउसेस हैं वो तो सर ये दावा करते हैं यही कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो, वो भी उन्हें सारी हेल्प चीन की तरफ से मिल रही है और मिसाइल भी चीन की तरफ से मिले हैं सर। जी बिल्कुल। जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, मेरे ख्याल उनकी प्रोडक्शन तो ईरान के अंदर ही है, लेकिन उनके अंदर जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जो कि मिसाइल को अपने हदफ की तरफ लेके जाता है, मेरे ख्याल वो जो सिस्टम है वो चाइनीज या रशियन है। और वो जो है इस वक्त मेरे ख्याल बहुत प्रिसाइजली हिट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाइनीज सैटेलाइट सिस्टम ही से इनपुट लेके अपनी नेविगेशन कर। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये भी फरमाइएगा कि ज़राए इब्लाग और थिंक टैंक्स जो हैं उनकी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि ईरान की जंग ने
अमेरिका के मिसाइल के ज़खायर जो है उनको खाली कर दिया है। पेट्रियट ज़खायर 65% कम हो गए हैं, जबकि थार्ड भी सिर्फ उनके पास 278 जो हैं उससे भी कम रह गए हैं। बल्कि फॉरेन अफेयर्स तो सर ये कह रहा है कि ये फ़िज़ाई दिफाई कमी वेकअप कॉल है अमेरिका के लिए। और CNN के मुताबिक अमेरिकी जंगी तैयारियां जो हैं वो शदीद दबाव में हैं। सर आप क्या समझते हैं, क्या ईरान ने वाकई ही अमेरिका का इतना नुकसान कर दिया कि अमेरिका अब बेचारा चारों खाने चित नजर आता है? इसमें तो कोई शक नहीं है इमरान साहब कि ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, इसने जो रिजल्ट्स दिए हैं वो बहुत सरप्राइजिंग है। जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं दुनिया के, वो ये आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और ये बेसिकली आउटकम दो वजूहात की वजह से। एक तो ईरान के अंदर अमेरिकन बॉम्बिंग को बर्दाश्त करने की हिम्मत जो थी ना, सबने अंडर एस्टिमेट की थी। इतनी सारी बॉम्बिंग के बाद भी जो है ना, अमेरिका जो है वो ईरान को परेशान नहीं कर सका, वन। और जो नंबर 2 है वो ये है कि ये जो उसके पास ड्रोन्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं वो इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि अब वो जो है जब भी ये मिसाइल्स या ड्रोन्स भेजता है तो उनको एक झुरमट की शेप में भेजता है। यानी कि एक या दो नहीं जाते बल्कि 10 से 20 ड्रोन्स जाएंगे। एक मिसाइल नहीं जाता है, 4 से 5 मिसाइल्स एक साथ जाएंगे। सो अगर आप जो इंटरसेप्टर से इनको इंटरसेप्ट करने लगे तो आप जो है आपके सारे इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए। और अगर आपको याद हो कि ऑलमोस्ट इस थिएटर के सारे इंटरसेप्टर्स इजराइल में, कुवैत में, कतर में और यूएई में ये ऑलमोस्ट इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए थे। तो जब फर्स्ट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ था और इस्लामाबाद MOU साइन हुआ था, तो साउथ कोरिया से स्पेशली उनकी इन्वेंट्री के मिसाइल्स को इधर लाया गया था और इजराइल में उनको रखा गया था, जिसके ऊपर गल्फ कंट्रीज ने बड़ी एक तरीके से अनोइंस शो की थी कि जी कि आपने साउथ कोरिया से मिसाइल्स या इंटरसेप्टर्स मंगवाए हैं तो आपने इक्वली सारी कंट्रीज में क्यों नहीं शेयर किया, आपने सारे के सारे इजराइल को क्यों दे दिए। सो दिस ऑल्सो शोड कि अमेरिका के नजदीक इजराइल इंपॉर्टेंट है, गल्फ कंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अमेरिका का जितना नुकसान हो चुका है, अमेरिका का जिस तरह से नुकसान हो रहा है, जिस तरह से इमरान साहब ने भी अभी कुछ रिपोर्ट्स की बात की, तो अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका और इसराइल बुखलाहट का शिकार हैं। अभी कुछ खबरें हमें ये भी मिल रही हैं कि इसराइल कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी कर रहा है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की जानिब से बताया गया कि मिस्र की बंदरगाह पर 2 गैस बरदार जहाज़ों पर ड्रोन हमले को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया गया है। यहाँ से अंदाजा किया जा सकता है कि इसराइल इस वक्त कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से। अब उन्होंने ये भी कहा है कि होशियार रहना चाहिए बाकी ममालिक को भी। तो ईरानी वजीर खारिजा के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये जो है ना, जो अब सेकंड फेज ऑफ वॉर है उसमें बेसिकली अमेरिका और इजराइल की कोशिश यही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को इतना फैलाया जाए और खासतौर पे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो वेस्टर्न कोलिशन का हिस्सा बन के ईरान के खिलाफ जंग करें। अगर उसके लिए उनको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने पड़ते हैं तो वो उससे भी नहीं हिचकिचाएंगे। इजराइल इज फेमस फॉर डूइंग सच अटैक्स, ठीक है ना। लोग तो ये भी कहते हैं कि 7 अक्टूबर का जो अटैक है वो भी फॉल्स फ्लैग था, जो हमास के खिलाफ उसके बाद एक्शन शुरू हुआ। सो अब हमें जो है क्या कहते हैं, ये एक्सपेक्ट कर, अब मुसलमान कंट्रीज को मेरे नजदीक ज़ैनब साहिबा एक कदम पीछे लेके ये देखना चाहिए कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि अमेरिका और इजराइल की इस स्ट्रेटजी के अंदर मुसलमान ममालिक एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हो रही। देखिए, सेकेंड फेज ऑफ वॉर में एक के बजाय 2 थिएटर ऑफ वॉर्स बनाए गए थे और इजराइल ने जो सेकेंड थिएटर ऑफ वॉर है जो कि मिडिल ईस्ट या आपके लेबनान था, उसके अंदर 4 ममालिक के अंदर अपनी जमीन को या अपने बॉर्डर्स को बढ़ाया है, ठीक है ना। सो अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस 4.5 महीने के कॉन्फ्लिक्ट का अगर कोई बेनिफिशियरी है कोई मुल्क, तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। सो हमें मुसलमान ममालिक को अब एक कदम पीछे लेके सोचना चाहिए कि कहीं हमें एक दूसरे से लड़ाया तो नहीं जा रहा, और अगर लड़ाया जा रहा है तो हमें बजाय एक दूसरे के खिलाफ कोलिशन बनाने के, हमें चाहिए कि हम आपस में बैठें और एक रीजनल पैराडाइम या एक डिफेंस एग्रीमेंट करें जिसमें हम एक दूसरे को ये अश्योरिटी दें कि हम एक दूसरे के खिलाफ कोई यानी कि हरकत नहीं करेंगे, अपनी जमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हम इस इलाके में एक पीसफुल तरीके से
रह सकेंगे। और ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। पाकिस्तान इसी चीज को इस्लामाबाद एमओयू के थ्रू प्रीच कर रहा था। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये भी खबरें आ रही हैं कि मिस्र के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में भी अमेरिका को काफ़ी सबक सिखाया है। एक तो सर इस पे थोड़ी सी अपनी राय दे दें। दूसरा ये कि इतनी तबाही के बाद अमेरिका अब सीरियसली ज़मीनी हमले के बारे में सोच रहा है। क्या आप समझते हैं कि इतने नुकसान के बाद अमेरिका ये रिस्क लेगा? देखिए, मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि जो खासतौर पे कुवैत और बहरीन के ऊपर अटैक्स ईरान ने किए थे, और वो प्राइमरीली इसलिए किए थे इमरान साहब के वहाँ के जो अमेरिकन बेसिस थे वहाँ से एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हो रहे थे और वो ईरान के सदर्न कोस्ट के ऊपर जितनी उनकी कोस्टल इंस्टॉलेशंस थी उनको हिट कर रहे थे। सो एज पर द इंटरनेशनल लॉ जो है ना, ईरान उनको एक लेजिटिमेट टारगेट समझते हुए उनको अटैक कर रहा था। ईरान ने अभी भी सिवाय मेरे ख्याल कुवैत में जहां उन्होंने एक डीसैलिनेशन प्लांट को हिट किया है, उन्होंने अभी तक किसी प्राइवेट आप कहेंगे सोशियो इकोनॉमिक टारगेट को हिट नहीं किया इन दोनों कंट्रीज के अंदर, और सिर्फ अमेरिकन टारगेट्स को हिट किए। सो मेरे ख्याल में जिस तरह जॉर्डन में इरानियंस हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन द सेकंड फेज, इसी तरह वो क्या कहते हैं कुवैत और बहरीन में बहुत सक्सेसफुल रहे और उन्होंने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसी वजह से आप देखें कि पिछले 10 दिनों में अमेरिका ने ऑलमोस्ट सारे बेसिस जो उसके थे गल्फ के अंदर उनको खाली कर दिए। नाउ कमिंग ओवर टू योर सेकंड क्वेश्चन के जिसमें क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक चीज ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा बॉडी बैग्स जो हैं वो अमेरिका जाएंगे। ये एक वाहिद जंग है इमरान साहब जो कि क्या कहते हैं अमेरिका में शुरू ही से अनपॉपुलर वॉर है। और अभी जो लेटेस्ट सर्वे सीएनएन ने किया है उसके हिसाब से हर 4 में से 3 अमेरिकन जो हैं वो इस जंग के खिलाफ हैं। सो मेरे ख्याल में विद द मिड टर्म इलेक्शंस इन नवंबर प्रेसिडेंट ट्रंप ये रिस्क कभी नहीं लेंगे कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करें। अच्छा